प्रचंड जनादेश मिलने के बाद बने हालात में सरकार को और तत्पर और सक्रियता के साथ काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ किया है कि पहले की सरकार जहां सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही थी, वहीं अब सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी सरकार के मूल मंत्र में रहेगा। भारत के संविधान को नमन कर देश सेवा का बीड़ा उठाने वाले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नारे का रूप दे दिया है। भारत जैसे देश में नेशनल एम्बिशन, उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी देश को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति उपेक्षा देश के लिए नए संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए प्रबल नेशनल एम्बिशन के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति संतुलित सकारात्मक हमारा आचरण, इन मूलभूत सिद्धांतों के रूप में एनडीए को चलाया है। और जैसे नारा कहते हैं, नारा स्लोगन, लेकिन ये अपने आप में एक नारा है। नेशनल एम्बिशन NA, रीजनल एस्पिरेशन RA, नारा NARA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि अब गरीबों और अल्पसंख्यकों के पास सीधे पहुंचा जाएगा। उनका कहना है कि देश में गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का विषय रहा है। पिछली सरकार के दौरान जहां सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही थी, तो वहीं इस बार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करेगी। हमें तो एकमात्र मार्ग, हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है। जी, ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहेंगे, मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। इस बार के चुनाव परिणाम राजनीतिक पंडितों को भी हैरत में डालने वाले रहे। 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली, जिनमें से बीजेपी को अकेले 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। विश्वास की डोर जब मजबूत होती है, तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है। और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है। और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है। और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने जा रहे पीएम मोदी की नीति और नीयत एकदम साफ है। इस बार जनता ने एनडीए को पहले के मुकाबले प्रचंड बहुमत दिया है। जाहिर है लोगों की अपेक्षाएं भी सरकार से काफी ज्यादा होंगी। ऐसे में सरकार अभी से अपना एजेंडा तय कर चुकी है और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने वाली सरकार सभी राज्यों को साथ लेने के लिए तैयार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक और छोटा सा ब्रेक ले लें। बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया में क्रिकेट खुद एक स्टार है जो खेल खेल में बहुत कुछ सिखाता है। मैच हो या लाइव, मजा तभी आता है जब पारी लंबी हो। ये बातें हैं एक स्टार की पहचान, स्टेडियम के अंदर हो या बाहर। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टार वाली बात।
धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। Welcome back. You're with this special show that we're getting you on the occasion of the swearing in of Team Modi 2.0. That is going to take place at 7 p.m. Today at Rashtrapati Bhavan. और इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं अशोक टंडन जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। अशोक टंडन जी, ये बताइए कि ये जो दूसरी पारी की शुरुआत है, क्योंकि जब आपने एक पारी खेली उसके बाद और प्रचंड बहुमत के साथ आप दूसरी पारी खेलने आए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। आपको क्या लगता है इस बार? जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का जो काम करने का स्टाइल है, शैली है, वो भी अनोखी है। जाहिर उन्होंने तय किया होगा कि इस बार क्या उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं जो लोगों की उन आकांक्षाओं पर खरी उतरे। देखिए, पहली बार जब जनता ने उनमें विश्वास व्यक्त किया था तो उस समय आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बहुत प्रबल थी। उसका एक कारण ये भी था कि लोगों ने उससे पहले 2 लगातार यूपीए के रिजीम देखे थे जिससे लोग निराश थे, हताश थे। उसके चलते जब विश्वास व्यक्त किया नरेंद्र मोदी पर तो उस समय भी उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने जिस तरह से निभाया और उसका प्रमाण ये है कि उनको दोबारा विश्वास मिला है। तो दोबारा जो विश्वास व्यक्त किया जनता ने, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का विश्वास भी बहुत बढ़ गया है कि मेरे काम करने के तरीके से या मेरी नीतियों में लोगों ने फिर से विश्वास व्यक्त किया है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे और जिम्मेदारी के साथ काम करना है। तो ये जो एक नई परिभाषा लिखी गई देश की राजनीति में कि लोग, जिसको अभी प्रधानमंत्री प्रो इनकम्बेंसी वेव कह रहे थे, जो राजनीतिक डिक्शनरी में शब्द ही नहीं था क्योंकि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, तो जो एक प्रो इनकम्बेंसी वेव के चलते इतना प्रचंड बहुमत मिला है, प्रधानमंत्री उसको समझ रहे हैं कि इसका अर्थ ये है कि लोगों का विश्वास तो मेरे नेतृत्व में है लेकिन मुझसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। और इस बार उन्होंने 2 विशेष तौर से वर्गों की बात की कि गरीब और अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा कि इनको भरमाया गया है, भटकाया गया है और वो अब हम नहीं होने देंगे, ये काम हम पर इन पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए उन्होंने कहा सबका विश्वास। तो विशेष तौर से उन्होंने गरीब तबके की और अल्पसंख्यकों की बात की कि इनको हमेशा भ्रमित किया गया है कि हम गरीबी हटाएंगे या अल्पसंख्यकों का कल्याण करेंगे, और दोनों ही चीजें हुई नहीं अब तक स्वतंत्रता के बाद से। तो ये जो नया सबका विश्वास लेने की बात है, तो देश का कोई वर्ग नहीं छूट जाए जिसका विश्वास उनको हासिल नहीं हो। इस लक्ष्य के साथ जब वो काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो अपेक्षाएं लोगों की हैं और जो बढ़ भी गई हैं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है उनकी भी अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। लेकिन इसके पीछे एक जो बिंदु है वो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करना। इससे आप देखिए किसी भी नेता को अपने ऊपर भी गर्व होने लगता है कि मुझ में एक बार फिर, जैसा उन्होंने कहा, 2 से हम दोबारा आ गए। तो ये जो विश्वास व्यक्त हुआ है इससे प्रधानमंत्री का खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अशोक जी, लेकिन जो गेम चेंजर स्कीम्स रही हैं, हमने देखा है जो बहुत गेम चेंजर स्कीम्स रही हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है इस भारी जीत में, क्या आप मानते हैं कि ये जो गेम चेंजर स्कीम्स हैं इनके रूप स्वरूप और शायद और ज्यादा इस तरह की स्कीम्स प्रधानमंत्री मोदी लेके आएंगे जो कि गेम चेंजर साबित होंगी आने वाले 5 सालों में? बहुत सारी तो स्कीम ऐसी हैं जिनके अभी परिणाम आ रहे हैं और आने वाले समय में और आएंगे, लेकिन वो जो योजनाएं, परियोजनाएं थी जब वो कार्यान्वित हो रही थी तो जमीन पर लोगों को दिख रही थी। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को लगता था कि गैस की सब्सिडी छोड़ने वाले या गैस का सिलेंडर मिलना और लोगों को घर मिलना ये सपना है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था और ये हुआ नहीं। लेकिन गाँव में घर हमने देखा, जमीन पर लोगों को वो जो आश्वासन थे, वो जो कार्यक्रम थे, वो कार्यान्वित होते हुए दिखे, इसीलिए जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। तो अब वो जो परियोजनाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, उनके परिणाम और भी सामने आएंगे। लेकिन मेरा ये भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और भी इससे महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश के सामने आएंगी। जैसा अभी एक पूरे
पूरे मंत्रिमंडल के मंत्री कह रहे थे गंगवार जी कि 100 दिन का तो हमने खाका पहले से तैयार करके रखा है। तो इसका अर्थ ये है कि नए इस टर्म में हम और भी ऐसी योजनाएं देखेंगे जो विशेष तौर से गरीब तबके के लिए और खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए I'll होंगी। ask you more about the schemes, but I want to take you back to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. While that was a reach out to certain sections of society, at the same time, the BJP and the Prime Minister himself has expressed a lot of disdain for anything that has even a hint of the smell of vote bank politics or of appeasement. So, do you think that treading the path of Sabka Vikas, Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas will be a bit of a tightrope walk as well? I don't think so, because see, in this election and earlier in the 2014 election, all the caste combinations and alliances were disrupted. That's why Modi now They were rendered globally, meaningless. now Prime Minister Modi globally is being described as the biggest disruptionist, the one who has all, broken all the earlier shackles, including the caste alliances and the vote bank politics which you were witnessing earlier. Even the media also used to give analysis on the basis of the caste. Yes. But he has broken all those things. So therefore now the development agenda will be not keeping in view any particular community or caste or any region. It will be a comprehensive. For the first time, Prime Minister in his opening message used the word inclusive development and inclusive growth of all sections of the society. That seems to be the goal which the Prime Minister is highlighting, and focus will be mainly on the poor as well as the minority community. एक चीज इसमें और शुरू से ही कहते आए हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो एक नारा है इसको आप कहां पर होते हुए देखेंगे? देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था देश को कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के रास्ते पर चलेगी। लेकिन जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि कैबिनेट का साइज छोटा होगा, लेकिन इतना बड़ा व्यापक देश है, इतनी विविधताएं हैं, इतने क्षेत्र हैं और इतने बड़ी मात्रा में सांसद चुनकर आते हैं। That the Council of Ministers will be small is a misinterpretation perhaps of yes. So minimum governments did not mean that there will be less number of ministers. And as it is, the Sarkaria Commission has fixed a deadline. You can't go beyond 10% of the total strength of both houses of parliament. Correct. And Prime Minister Modi has not exceeded. In fact, there were still a couple of vacancies left. So within that framework, minimum government and maximum governance, I think that will be the mantra. तो जो आप कह रहे थे कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मंत्रिमंडल छोटा कर दिया जाए, देखिए सभी क्षेत्रों को और सभी तरह के वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व देना बहुत जरूरी है। देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं, तो ये भी एक मैसेज नहीं जाए कि सारी ताकत जो है प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में सीमित कर ली है या अपने कुछ चुने हुए मंत्रियों के। इसलिए सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को जब आप प्रतिनिधित्व देंगे, तो सरकारिया कमीशन ने जो 10% का एक आंकड़ा फिक्स किया है, उसके अंतर्गत ही मंत्रिमंडल का। Another question that I want to explore further is since Mr. Jaitley is bowed out himself because of his health situation, the big question is who will be finance minister next, because that is one agenda that a lot of people are watching very keenly, and they've been looking at how the economy was doing because of the global situation. There were some headwinds as well in the recent months, and they're expecting that certain immediate steps, because there's to be the full budget as well very soon, perhaps in June itself, that will be taken to ensure that the economy is again roaring the way that it was. Certainly, if you look at today's cabinet formation, there are two major areas of speculation. One, whether President of the party, Mr. Amit Shah, will be inducted into the government, and who will be the next finance minister. Because Prime Minister called on Mr. Arun Jaitley last night. I am not sure, but was it an attempt to persuade him to continue in the government, or perhaps to consult him who could be the next finance minister? But you have very rightly said, finance minister portfolio has now become a key portfolio in the government, because economy is what really matters. So whether Amit Shah would be in the cabinet or whether he will hold the finance portfolio, these are two matters of speculation, million-dollar question. I think we'll have to wait. But one thing is clear, he will have to hand over the portfolio of finance to a person who can certainly set the economy right, and no question of derailing the
already achieved goals by the outgoing finance minister and the government as such. So therefore, if we have to go forward, finance minister will have to be someone who really can deliver as far as the economy is concerned. At least consolidate the gains which Arun Jaitley had done in the past. Definitely. And जी हाँ, और अगर हम बात करें, देश की जनता ने काफी उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार सत्ता सौंपी है और ऐसे में लोकतंत्र की तमाम धारणाओं को मजबूती प्रदान करना नई सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत मिलने के बाद साफ कर दिया कि जनता ने उन्हें जो जनादेश दिया है उसका वो पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। लोकतंत्र का शास्त्र गजब कर गया। 2019 का चुनाव बने बनाए खांचों में फिट नहीं हुआ, धारणा टूटी, तुष्टीकरण रूठ गया, जातियों के बंधन चटक गए, जमी जमाई वोट बैंक की ठेकेदारी दर की तो चुनावों के तीरंदाज नए पैमाने गढ़ने लगे। नतीजों के बाद करवट लेते भारत की झलक पूरी दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री की माने तो अंक गणित अंकों में उलझा और उलझा ही रह गया। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती हैं। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। रैलियों में प्रधानमंत्री विरोधियों पर वार करते रहे, जनता का साथ मिलता रहा, तकरारें पक्ष विपक्ष में होती रहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल विरोध की जमीन बनकर उभरा। निशाने पर भाजपा कार्यकर्ता रहे। जो भी हुआ स्वस्थ लोकतंत्र को चोटिल कर गया। वोट की चोट को ताकत के दम पर रोकने की कोशिश हुई, कामयाबी मिली नहीं, जन सैलाब रुका नहीं। देखते देखते विपक्ष की जमीन खिसक गई और बेखबर जोर आजमाइश को ही आखिरी सच मानते रहे। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं। बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है। केरल में हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेड का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई। लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष विपक्ष में है, लेकिन खूबसूरती कई ग्रहण गुजरी। भाजपा को खास तौर पर निशाना बनाया गया। सत्ता मोह में घिरा विपक्ष खुद कातिल बन गया और इल्जामों के लिए सर तलाशता रहा। दावा लोकतंत्र को जिंदा रखने का खुद प्रधानमंत्री ने किया। ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं। कभी कभी तो और लोग जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष का नामो निशान नहीं होता है। हमें जब सत्ता मिलती है तो विपक्ष का अस्तित्व शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा स्पिरिट है। भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी चुनौती भी है। भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका। उदाहरण त्रिपुरा का दिया, कहा कभी वामदल की सरकार हुआ करती थी, विपक्ष की कोई सुनता नहीं था। अब दौर बदला है, राज्य की खबरों में विपक्ष छाया रहता है, उठने वाली गूंज दिल्ली तक पहुंचती है। ये तस्दीक है कि लोकतंत्र अब भी जिंदा है। आप त्रिपुरा देख लीजिए। मैं देश के ये पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहूंगा और चुनौती देकर के कहना चाहता हूं,
कोई मुझे बताए त्रिपुरा के अंदर 30 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, क्या वहां कोई विपक्ष था? क्या वहां विपक्ष की कोई आवाज थी? क्या वहां विपक्ष को कभी सुना गया था? क्या दिल्ली के मीडिया में विपक्ष की कभी चर्चा हुई थी? कुचल जा चुका था। आज त्रिपुरा में हम सत्ता में आए, अभी तो 2 साल मुश्किल से होने जा रहे हैं। आज वहां जानदार शानदार विपक्ष मौजूद है और उसकी आवाज सुनी जाती है। अब जब एक बार फिर दिल्ली की सत्ता की जिम्मेदारी संभालने की बारी आई है, तो प्रधानमंत्री मोदी उन लोकतंत्र की आवाजों को नहीं भूले जिन्होंने राजनीतिक हिंसाओं का दौर देखा, जिन्होंने बने बनाए पैमानों को तोड़ा है, जिनकी केमिस्ट्री अंक गणित पर पहली बार भारी पड़ी है। पश्चिम बंगाल के शहीद कार्यकर्ताओं के परिवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ऐतिहासिक पल को जमीन पर उतरता हुए देखेंगे और एक नए गीत के साथ एक बार जी जान से नए लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के सिपाही बन समर में लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हम आगे बढ़ें गौतम, उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, तुरंत हाजिर होते हैं। सुनिए, वरुण को हम अगले साल कॉन्वेंट स्कूल में डाल दें। महंगा पड़ेगा। सब फायदों के लिए फीस थोड़ी ज्यादा भी हो तो कम है ना? कम कैसे? जैसे आपकी iTouch स्टार्ट के फायदे, जितनी बार भी स्टार्ट स्टॉप कर लो ये बिना खटखट चल ही पड़ती है और बैटरी भी नहीं खाती। iTouch स्टार्ट टेक्नोलॉजी वाला TVS XL 100 हैवी ड्यूटी, समझदारी इसी में है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। बेटा, अरे माँ जी, आप कौन हो? ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तूने हेलमेट पहना है कि नहीं। अरे ये तक तो जाना है। ऊपर से इस गर्मी में हेलमेट से इतना पसीना छूटता है। भगवान ना करे इतने से सफर में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे पूरे खानदान के पसीने छूट जाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं माँ जी। अरे माँ जी सुनिए तो। शुक्रिया। आप भी माँ जी की बात सुने और हेलमेट जरूर पहने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज एक बड़ा दिन, शपथ ग्रहण समारोह 7 बजे के करीब, और तब हमें पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन उसके बावजूद तस्वीर जो है काफी कुछ साफ होती जा रही है। और हम देखें तो अब से थोड़ी देर बाद जबकि ये तस्वीर बिल्कुल ही साफ हो जाएगी तब तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी श्रीपद नायक, सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आइए सुनते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था 5 साल पहले, जिस करके उनके कामों करके देश भर का विश्वास भी मिला है। सो अब सबका विश्वास जीत के काम और आगे ले जाने का उन्होंने जो ये नई कैबिनेट बनी है उसका हिस्सा बनने में मुझे बड़ी खुशी भी हो रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार उन्होंने मुझे मौका दिया है मंत्रिमंडल में शामिल करके इस देश की सेवा और आगे करने के लिए। इसलिए मैं बहुत फिर एक बार उनका धन्यवाद करता। पिछली 5 साल में जो कुछ केंद्र सरकार ने काम किया उसका नतीजा आज लोगों ने हमें पूरा बहुमत देके 303 सीट खाली बीजेपी को देके और एनडीए को 353 देके हमें और काम करने की ताकत दी है। मैं इन सब पूरे देशवासियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। बड़ी खुशी है कि नई सरकार बन रही है। पीपल ऑफ द कंट्री नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एंड दे हैव गॉट इट। और आइए अब हम सीधे चलें बिक्रमजीत सिंह के पास, जो कि इस समय प्रधानमंत्री निवास के बाहर मौजूद हैं। तो बिक्रम, 4:30 बजे का चाय का समय था, उनके साथ उन सांसदों के साथ जो मंत्री बन सकते हैं, ये बताइए कि इस समय क्या वहां पर कुछ आवाजाही शुरू हो गई है क्या?
जी बिल्कुल, रामदास अठावले अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं मेरे पीछे से, और ऐसा माना जा रहा है कि वो अंदर प्रधानमंत्री निवास स्थान पर जाएंगे। 4:30 बजे का समय है। सभी जो सांसद जिनको की कॉल गया है उनसे प्रधानमंत्री के मिलने का, तो अब चूंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा, तो ऐसे में जो है सांसदों का आना, जिनको की फ़ोन कॉल गया है उनका आना अब शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ दी थी, उसके बाद जब 6 महीने बाद जब रिशफल किया गया था, तब भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तमाम सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनके साथ पहले चाय पर चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करना है, सत्ता और संगठन में किस प्रकार से जो है समन्वय और संतुलन बनाना है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, तमाम ऐसी चीजों का जो है मुद्दों पर बातचीत जो है प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ इस मुलाकात के दौरान की जा सकती है। विक्रम, किस अगर कोई विचार व्यक्त करना चाहे, कुछ जानना चाहे प्रधानमंत्री से, तो क्या इसमें प्रैक्टिस रहती है? कोई लोग पूछ भी सकते हैं अगर उनको कोई निर्देश चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए तो? स्वाभाविक है कि देखिए जो चर्चा है वो इसीलिए ही प्रधानमंत्री निवास स्थान पर हो रही है शपथ ग्रहण से पहले, कि जो है चर्चा और विचार विमर्श हो, किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार से चाहते हैं प्रधानमंत्री, या कोई शंका है तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार का कार्य, क्योंकि अंत में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का गोल रहा है या प्रधानमंत्री मोदी का गोल रहा है, अंत में जनता सर्वोपरि है। तो ऐसे में जनता को सामने रखकर किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से संगठन में संतुलन बना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर विचार विमर्श यहाँ पर होगा। जी विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इस समय स्टूडियो की तरफ लौटते हैं। हमारे विशेष मेहमान अशोक कुमार भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार भट्टाचार्य जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जिस प्रकार से इस समय लगातार कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, और बहुत सारे नाम सामने आ भी गए हैं जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, क्या कुछ विशेष बातों का इस बार ध्यान रखा गया होगा कि किसको मंत्री पद मिलना है, किसको नहीं मिलना है, क्या कुछ प्राथमिकताएं सेट की गई होंगी? देखिए, जो बात साफ नजर आ रही है वो है कि जो एक मंत्रिमंडल में जो 4 जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट लेवल के मंत्री, जिसे हम CCS मंत्री कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज, उसके मेंबर भी होते हैं, वो होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो अगर हम जो नाम अभी तक आ चुके हैं, जो बाहर पब्लिक हो चुके हैं कि उनको न्योता दिया गया है जी, उन 4 नामों से 3 जो नाम ऐसे दिख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज जी, ये पहले भी जो मंत्रिमंडल में CCS मेंबर्स थे, तो इनके नाम फिर से दिख रहे हैं कि वो आ रहे हैं मंत्रिमंडल में। सवाल जो उठता है वो है कि जो वित्त मंत्री का जो है वो उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, वो अभी कुछ साफ नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूँ इस मंत्रिमंडल का जो एक ट्रम्प कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो ट्रम्प कार्ड वही होगा कि प्रधानमंत्री किसको वित्त मंत्री का पद संभालने के लिए बोलते हैं। और जो दूसरी बात जो आ रही है कि इस बार अमित शाह जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों का जो तालमेल से जो काम हुआ है और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नए जो सांसद के पास जो टेलीफोन का जो न्योता भी जो गया है वो बीजेपी प्रेसिडेंट साहब के पास से गया है। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ये अगर आप हायरार्की के लिए देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल भी है पार्टी और मंत्रिमंडल किस तरफ होगा, और अमित शाह जी के फ्यूचर के बारे में भी इसमें एक काफी एक इंगित मुझे लगता है। Right, but the distinction here, I guess, also needs to be made, AKB, that as long as appointing ministers is concerned, the party will have a perspective on that, which is why you see calls going from Amit Shah's office and Amit Shah himself calling up people. But allocating portfolios
completely up to the Prime Minister, isn't it? That's his. It is his domain, but my sense is the manner in which the entire exercise is being conducted. I feel that this is in NDA 2 under Modi. It looks to me more of a collaborative effort where both Mr. Modi and Mr. Shah are working together, and you know, I mean, the 5 hour long meeting that was held day before yesterday, yesterday's meetings, and then the Prime Minister's decision to visit the Finance Minister, Mr. Arun Jaitley's residence in response to his earlier letter. And the allies have had the liberty to proffer their own names, but again, their portfolios will be decided by the PM. So I think what we are seeing is that the BJP president and the Prime Minister working very closely, and both will have a big role to play, and which is why I'm coming to this point that it will be interesting to see what kind of a role and whether that role is in a sense the party president is also made a part of. Does that make you question this line of speculation that perhaps the time has come that Amit Shah will now shift to government from the party? Well, you know, he has performed very creditably, given the party a kind of a mandate from the people, which very few, you know, party presidents can actually boast of. So there's something called, you know, organizational responsibility, organizational role. There's something called the good work that you do as part of the organization gets rewarded in terms of working in a different sphere, which is part of being part of the government. The very fact that he stood for elections in the Lok Sabha was a signal in my view. So therefore, I will not be surprised at all if Mr. Shah is given a meaty portfolio, and what could be meatier than and in a way he has put in place for the party a winning template. He's demonstrated it twice, once in Uttar Pradesh when he was General Secretary in 2014, prior to 2013, and then as party president. And there is another question, Gautam. The other question is that the concept of one man, one post is being tweaked. In a sense, you have a situation where the party treasurer is also a minister. Now, who knows? And you know, and only time will tell in the next couple of hours that whether that principle is also being tweaked, whether somebody can continue to hold charge of the party and both. So you know, it is not that, you know, we have a situation where the Prime Minister of the country many years ago was both the president of the party as well as the Prime Minister of the country. So it is not at all unprecedented. So who knows what happens in the next 4 hours? We'll come to know. ये जो काम है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को, उनके प्रतिनिधित्व को देखना है. आपको क्या लगता है कि जो खास बिंदु होंगे इस समय चुनने के समय, वो क्या कुछ रह सकते हैं, खास बिंदु जिन पर चुना जाता है? पहली बात तो होगा कि ये बहुत बड़ा मैंडेट है. 303 सांसद बीजेपी के ही आए हैं. उसके साथ साथ आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी इस बार जीत के आए हैं. 50 का आंकड़ा उनका है. और उसमें सबसे पहले जो दावेदार जिसे हम कह सकते हैं वो बिहार के जेडीयू पार्टी है. थोड़ा बहुत शिवसेना भी आएगा. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस मंत्रिमंडल में, पहली बिंदु की बात कर रहा हूँ, कि किस तरह से जो बीजेपी और जो अलायंस पार्टनर्स जो हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को ठीक तरह से इस मंत्रिमंडल में वो आ सके. और दूसरी बात होगी कि किस तरह से जो इकोनॉमिक पॉलिसी एजेंडा जो है वो बीजेपी की नई जो मंत्रिमंडल जो है, सरकार की नई मंत्रिमंडल जो है, वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाती है. और इसमें मैं दो चीज का मैं ध्यान दूंगा. एक तो है जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय जो है, जो अर्थनीति अब एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पे अर्थनीति का बागडोर संभालना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दायित्व हो जाता है. तो वित्त मंत्री कौन होते हैं. और दूसरा जो है कि जो मंत्रिमंडल में 5-6 ऐसे जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज कहते हैं, अगर आप रोड कहेंगे, शिपिंग कहेंगे, सरफेस ट्रांसपोर्ट कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, अगर रेलवेज कहेंगे, सिविल एविएशन कहेंगे, इवन इरिगेशन
एजुकेशन और हेल्थ, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में माना जाता है। तो ऐसे मंत्रिमंडल को वो किसके पास जाता है? वो बीजेपी के सांसद के पास जाते हैं, या जैसे कभी कभी पहले सरकारों में देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्री को कोई मिनिस्ट्री जो अलायंस पार्टनर्स को के नेतृत्व में दिया जाता है। तो पर बीजेपी की जो NDA 1 जो मोदी सरकार जो थी, उसमें हमने देखा कि सारे जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो हैं वो बीजेपी मिनिस्टर्स ने ही संभाला था। क्या वो चीज़ फिर से दोहराया जाएगा? क्योंकि इस बार इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। वो एकदम वही ऐसा इक्वेशन नहीं है जी। जो अलायंस पार्टनर्स काफ़ी नंबर से में भी यहाँ पे 50 के करीब यहाँ पे आ गए हैं जी। और अब हम सीधे जरा रुक करें, हमारे संवाददाता राजेश राज इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, तो ये बताइए कि अब इस समय आप भी प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर ही मौजूद हैं, ये बताइए क्या कुछ हलचल है इस समय यहाँ पर? देखिए, हलचल की अगर बात करें तो 4:30 बजे का समय जो है वो निश्चित है और 4:30 अब बजने ही वाला है। जो केंद्रीय मंत्री जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनका आना जाना जो है वो शुरू हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा, जैसा हम देख पा रहे हैं कि रामदास अठावले जो पहले भी जो मोदी जी की सरकार थी उस सरकार में वो शामिल थे, रामदास अठावले वहाँ जो है वो पहुँचे और अन्य जो कई जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो सांसद हैं या पूर्व मंत्री हैं उनका भी आना जाना शुरू हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी है। अब देखना होगा कि कौन कौन से लोग अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन जो चाय पर बुलावे का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है और ये माना जा रहा है कि जो लोग चाय पर यहाँ पहुँचेंगे वो 7 बजे शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन का भी रुख करेंगे, वहाँ भी पहुँचेंगे। और कैबिनेट जो है, कैबिनेट को एक मजबूत रूप देने की कोशिश की है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूसरी बार आज शपथ लेंगे 7 बजे शाम में, वो दोनों ने मिलकर ये कोशिश करी है कि एक ऐसा कैबिनेट बनाया जाए जो युवा, महिला और तमाम जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उस पर, उसके मापदंडों पर उतरने की कोशिश करें। विकास का जो पूरा रोड मैप है, पूरा जो खाका है, वह प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बना चुके हैं और 2022 का वो लगातार जिक्र करते रहे हैं कि 2022 में जब देश आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाएगा उस समय कहीं ना कहीं पूरे जो हैं वो सभी लोगों को पक्का मकान मुहैया करा दिया जाएगा और तमाम तरह के जो रोड मैप हैं वो पहले से ही वो बना चुके हैं। इसका मतलब ये साफ तौर पर ये उभर कर सामने आता है कि प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा था कि वो दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। लिहाजा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद उनकी कोशिश है कि एक ऐसा सधा हुआ, एक सदी हुई कैबिनेट बनाई जाए, एक खूबसूरत कैबिनेट का निर्माण किया जाए जो तमाम वर्गों की अपेक्षा पर खड़ा उतरे। क्योंकि अगर जनादेश बहुत अपार है तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं और उन चुनौतियों पर खड़े उतरने में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी हमेशा से माहिर रही है। देखना होगा कि दूसरे कार्यकाल में भी किस तरीके से उन चुनौतियों से पार पाकर जनता के मापदंडों पर खड़ा उतरते हैं। राजेश, अब से कुछ ही देर में जिस हिसाब से लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री निवास पे, ये तो साफ हो जाएगा कि शपथ ग्रहण में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, लेकिन उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मंत्रालय क्या होंगे, ये तस्वीर भी क्या आज रात होते होते पूरी तरह से साफ हो जाएगी? जी, परंपरा तो यही रही है कि शपथ ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन रात तक सूची जो है राष्ट्रपति भवन जो है वो जारी कर देता है कि कौन से मंत्रियों को कौन से विभाग जो हैं वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार 2014 में मुझे याद है कि गुजरात भवन में नाश्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बुलाया था जो उनके कैबिनेट के सहयोगी बनने वाले थे, लेकिन इस बार थोड़ी जो है वो पूरा खाका तैयार करने में थोड़ा विलम्ब हुआ। लिहाजा शपथ ग्रहण से 1 घंटे पहले चूंकि तमाम मंत्रियों को वो अपनी जिम्मेदारी से अवगत करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कैबिनेट में विभाग कौन कौन से आवंटित किए जाएंगे, कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, इसको लेकर के भी सस्पेंस जो है वो आज रात तक खत्म होने की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। बहरहाल जो पुराने चेहरे हैं उन पर, बहुत सारे चेहरों पर एक बार फिर से दांव लगाया गया है। जो पुराने लोग हैं उसके साथ साथ कुछ नए लोगों को भी शामिल करने की कवायद है। और जो खबरें आ रही हैं कि कई लोगों से, जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका नाम भी लेना मैं चाहूँगा कि प्रकाश जावड़ेकर जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं
बाबुल सुप्रियो शामिल हो रहे हैं। नित्यानंद राय जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नित्यानंद राय को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार से जनता दल यूनाइटेड के कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात जो है वो सामने आ रही है। रामविलास पासवान को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो पुराने चेहरे हैं उसके अलावा नए चेहरे, नित्यानंद राय जैसे नए चेहरे पर भी दांव लगाया जा रहा है। देखना होगा कि पुराना अनुभव और जो नया जोश है वो किस तरीके से भारत के उत्थान में काम आता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल चाय के बुलावे का इंतजार बस खत्म होने वाला है, लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ नामों का जिक्र और कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री निवास में दाखिल हो रहे हैं। जी हाँ, चाय पर बुलावा और चाय के बुलावे पर मंत्री पद का ये न्योता अपने आप में एक अभूतपूर्व दिन होता है उनके लिए भी जिनको ये दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक नए पैनल के साथ यहाँ पर फिर से मौजूद हो जाएंगे। धन्यवाद। There is one bank that is accompanying you in the journey of success. Karnataka Bank, your family bank across India. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। इंडिया में क्रिकेट खुद एक स्टार है जो खेल खेल में बहुत कुछ सिखाता है। मैच हो या लाइव, मजा तभी आता है जब पारी लंबी हो। ये बातें हैं एक स्टार की पहचान, स्टेडियम के अंदर हो या बाहर। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टार वाली बात। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। कृषि यूनिवर्सिटी ने इजाद की है सौर ऊर्जा से चलने वाली एक इको फ्रेंडली हैंड लॉरी। इस नए इजाद से किसानों और छोटे सब्जी व फल विक्रेताओं की आय बढ़ेगी ही, साथ ही ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त फ्रेश सब्जी भी मुहैया हो सकेगी। अमर कुटीर कोलकाता से करीब 160 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की हरियाली के बीच बसी एक ऐसी कहानी जिसके पास देश की सबसे बड़ी समस्या का हल मौजूद है, बेरोजगारी की। आसपास के पर्यावरण की चीजों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले और गांव की अर्थव्यवस्था को फायदा भी पहुंचे। हर साल यहाँ पर काम सीखने वाले ज्यादातर लोग आदिवासी हैं और काम सीखने के साथ साथ इन्हें 2000 रुपए का मासिक मेहनताना भी मिलता है। Informative, incisive, intensive. Get your daily dose of news and analysis in English News Night every weekday at 9 p.m. on DD India. Channel number 620 on Tata Sky, 199 on Dish TV, 150 on Airtel, 28 on UCN and 395 on Videocon D2H. दिन की बड़ी खबरों के साथ ताजा खबर की बात, देश विदेश, खेल, व्यापार और मनोरंजन की खबरें एक नए अंदाज में। खास खबरों पर डीडी न्यूज संवाददाताओं और विशेषज्ञों की पैनी नजर। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। एक अभियान जिसने बदल दी देश की तस्वीर। जन आंदोलन में बदला स्वच्छता अभियान। गंदगी मुक्त भारत के लिए राष्ट्र हुआ एकजुट।
देश के हर कोने से स्वच्छता की खबरों के लिए देखिए डीडी न्यूज पर विशेष कार्यक्रम स्वच्छता समाचार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। An eye on big news of the day, with a close watch on developing stories, news of the nation, world, sports, markets and entertainment in a new style. Incisive analysis of the big stories by DD News reporters and experts. Watch Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. only on DD News. Informative, incisive, intensive. Get your daily dose of news and analysis in English News Night every weekday at 9 p.m. on DD India. Channel number 620 on Tata Sky, 199 on Dish TV, 150 on Airtel, 28 on UCN and 395 on Videocon D2H. कभी हम दो हो गए और आज दोबारा आ गए। नमस्कार, 4:30 बज चुके हैं और डीडी न्यूज के इस मेगा कवरेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह। That's right, and Prime Minister Narendra Modi and his cabinet is all set to take the oath. Prime Minister Modi is going to be the Prime Minister of India for the second term at the forecourts of the Rashtrapati Bhavan this evening. President Ramnath Kovind will administer the oath of office and secrecy to him and other members of his Council of Ministers at 7 this evening. A number of heads of states, heads of governments, constitutional authorities and diplomats will witness the swearing-in ceremony of Prime Minister, the world's largest democracy, that's India, this evening. India has invited the leaders of BIMSTEC, member states keeping in view the government's focus on its neighborhood first policy. The Prime Minister will hold a meeting with the MPs who will be administered the oath of office and secrecy as ministers of his Council of Ministers at the Prime Minister's residence, 7 Lok Kalyan Marg, here in the national capital in a little while from now. जी और आइए सीधे रुक करेंगे 7 LKM का, जहां पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस समय मौजूद है और 4:30 बजे का वक्त था जब वो तमाम MPs अमित शाह के साथ पहुंचने वाले थे प्रधानमंत्री निवास, जिन्हें फोन गया है सुबह से ही। तो शैलेंद्र, क्या अभी की ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, कई संभावित मंत्री पहुंचना शुरू हो गए। अब से थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया है, वो यहाँ पर 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है, जीतू बघानी जो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर औपचारिक तौर पर बधाई दी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। तो ये एक उनकी तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर बधाई दी है। जीतू बघानी जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी और ट्वीट करके जानकारी दी है कि एक मजबूत साथी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल होने वाले हैं और उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। ये जानकारी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जीतू बघानी की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। तो बहुत बड़ी खबर, अगर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होती है, ऐलान होता है, देखना होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर
राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो ऐसे में ये देखना होगा कि कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा। और आगे इस बात की भी चर्चा होगी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे चलकर और कौन होगा। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जीतू बघानी के ट्वीट के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जी ऋतु। जी बिल्कुल शैलेंद्र, एक बड़ी खबर और सुबह से ही इस बात पे भी चर्चा हो रही थी कि अमित शाह प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जीतू बघानी जो भाजपा गुजरात अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है, उन्हें बधाई दी है, जो कि इस बात की तस्दीक तो नहीं कहेंगे, तस्दीक तब होगी जब आधिकारिक घोषणा होगी इस बात की, लेकिन कयास जो लगातार लग रहे थे उनको जरूर मजबूती मिली है। इसके अलावा शैलेंद्र जानना चाहेंगे वो और कौन से चेहरे हैं, क्योंकि 4:30 बजे से पहले ये जरूर बात चल रही है कि तमाम उन एमपीज को फोन गया है, लेकिन वो कौन है इसकी जानकारी नहीं है। अब 4:30 बजे जब वो यहाँ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री निवास, तो ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये तकरीबन 3 दर्जन से अधिक जो सांसद हैं जिनको फोन गया है, धीरे धीरे उनके बारे में नाम सामने आ रहे हैं। हम जानते हैं कि एनडीए कोटे से जो मंत्री बनने हैं, जिसको लेकर एनडीए के सहयोगी दलों को नाम सुझाने थे, तकरीबन वो नाम सामने आ चुके हैं। अगर आप जेडीयू से बात करें, आरसीपी सिंह का नाम चर्चा में है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। एलजेपी ने पहले ही संसदीय बोर्ड में इस बात का ऐलान किया था कि रामविलास पासवान के नाम का सुझाव रखा जाएगा। इसी तरह शिवसेना से अरविंद सावंत का नाम सामने आ रहा है, और जो 40 नाम जिनको लेकर चर्चा है, उससे भी ज्यादा नाम जिनको फोन गया है 4:30 बजे की बैठक के लिए, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो किसी बड़े हाई प्रोफाइल नेता या किसी बड़े नेता को हराकर चुनाव जीते हैं। मिसाल के तौर पर सुब्रत पाठक का नाम चर्चा में है, जिन्होंने कन्नौज से डिंपल यादव, अखिलेश यादव की जो पत्नी और डिंपल सांसद थी कन्नौज से, उनको हराकर चुनाव जीता है, उनका नाम चर्चा में है। इस तरह से देखें, ये चर्चा में है कि एक तरीका हो सकता है कि एनडीए से वहां पर मंत्री बनाया जाना है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लेकर भागीदारी को लेकर चर्चा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल से कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं, इन सबको लेकर चर्चा है। और तमाम वो पुराने चेहरे जिनको लेकर जो है ये कहा जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकते हैं, और पिछले 5 साल के दौरान वो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, चाहे मनसुख मांडविया हो या फिर स्मृति ईरानी हो, रविशंकर प्रसाद हो या फिर नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो। जिन नेताओं के बारे में तकरीबन ये तय था कि उन्हें फिर से आज शपथ ग्रहण में वो शपथ लेंगे नई सरकार में, उनके बारे में औपचारिक ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें 4:30 बजे बुलाया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नाम पर तस्वीर एक तरह से साफ हो रही है, हालांकि औपचारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ नेताओं ने सामने आकर मीडिया से बात में कहा है कि उन्हें आमंत्रित किया 4:30 बजे, या फिर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अगर आप देखें, जो पिछले 5 सालों में तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको एक बार फिर लगता है कि जो 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। ऋतु। Shailendra, this is Amrit here. You covered the BJP. What are your sources telling you? And you also want to cover the Prime Minister's office. What are your sources telling you that could there be a repeat of, could the new cabinet see a repeat of a lot of ministers we saw the last time around? ये देखिए अमृत, दरअसल संकेत ये हैं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी और एनडीए की सत्ता की वापसी हुई है, तो ऐसे में एक संतुलन बनाने की और सभी राज्यों को समुचित हिस्सा देने की एक कोशिश होगी। और दरअसल बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उनको निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा। और बहुत सारे चेहरे आपको रिपीट दिखाई देंगे। कुछ चेहरों में निश्चित तौर पर बदलाव हो सकता है। बिहार से कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में भी जो अगर देखें, पिछली सरकार में जो मंत्री थे उसमें कम से कम 2 मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में ये कहा जा रहा है कि जो 5 सालों के दौरान तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे, जो राज्य मंत्री थे, उनको रिपीट किया जाएगा। साथ ही साथ नए चेहरों को मौका देने की कोशिश भी की जा रही है, और नए चेहरे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, इसके बहुत संकेत होते हैं। एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है कि तमाम अनुभवी चेहरे, तमाम वो चेहरे जो पिछले 5 साल के दौरान मोदी सरकार का हिस्सा थे, उनको भी जगह दी जाएगी। कुछ नए सहयोगियों को भी, नए मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में हिस्सा जगह दी जाएगी, और आज वो शपथ ले सकते हैं। तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है, और जोर उन राज्यों पर रहेगा जहां पर विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं, या फिर बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है 2019 में, मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य।
जी शैलेंद्र, आप इस समय 7 LKM के बाहर हैं। 23 तारीख को जिस तरह का इंतजार पूरे देश में था काउंटिंग को लेकर, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी NDA को मिला। आज किस तरह का माहौल 7 LKM के बाहर भी आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री दूसरी बार अपनी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, किस तरह से वहां पे हलचल है? क्या लोग वहां पर भी जुटे हैं? ये देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ मीडिया का जमावड़ा है। कुछ आम जनता भी यहाँ पर आ रही है, देख रही है कौतूहल से कि इतना मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर क्यों है। और हम जानते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं, चूंकि हम लोग बाहर हैं और यहाँ से ज्यादा ये नहीं पता चल पाता कि कौन से नेता फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कई गाड़ियां आ रही हैं, कुछ नेता 7 LKM के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, दूसरी तरफ मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा कह सकते हैं 7 LKM पर इस वक्त मौजूद है। और जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं आम लोगों की, वो काफी उत्सुकता से देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में मीडिया के लोग यहाँ पर है। निश्चित तौर पर आप देखें, जहां पर भी एक तरह से देखें कोई महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं या मीडिया का कोई महत्वपूर्ण जमावड़ा होता है तो वहां पर लोग उत्सुक। और चूंकि आज शपथ ग्रहण का दिन है और सभी की निगाहें हैं राष्ट्रपति भवन की ओर, जब शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे पहले ये जो बैठक होने जा रही है 4:30 बजे के बाद, निश्चित तौर पर उसकी सभी निगाहें हैं कि कौन कौन संभावित मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं 7 LKM में। तो निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल तो जरूर है, यहाँ कहा जा सकता है। All right, Shailendra, let's talk about the Rashtrapati Bhavan, the impending ceremony this evening, the oath-taking ceremony. We saw 2014. You know, earlier the ceremony used to take place in the Darbar Hall. The last time around, the Prime Minister did it in the forecourts of the Rashtrapati Bhavan. This time around, we're hearing about 8,000 people are expected to participate in that. So it's going to be a much grander, a much larger affair. निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब इस सबसे बड़ी एक तरह से शपथ समारोह में लोगों को आमंत्रित किया गया है। हम जानते हैं बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों के साथ साथ तमाम विदेशी मेहमान इस मौके पर मौजूद होंगे। कोशिश ये की गई है कि अलग अलग विधाओं के अलग अलग क्षेत्रों से जो तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया जाए। VIP को आमंत्रित किया गया है, बल्कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए 54 से ज्यादा जो BJP कार्यकर्ता हैं उनके परिवार के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर 8,000 से जो ज्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में एक तरह से आमंत्रित किए गए हैं। उनमें न केवल विदेशी मेहमान हैं, बिम्स्टेक देशों के प्रमुख हैं, तमाम VIP हैं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अभी सबकी नजरें 7 LKM पे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद 4:45 बजने जा रहा है और अब से कह सकते हैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद सबकी नजरें होंगी राष्ट्रपति भवन पर। यहाँ पर भी आप नजर बनाए के रखें, क्या बड़ी खबरें होती हैं यहाँ से, इस पर हम आपसे फिर बात करेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। Absolutely. And we have with us A.K. Bhattacharya, our senior journalist. Sir, welcome to the panel. You've been here since the afternoon. What can we expect the cabinet to look like? Well, it's a $1 million question. I think what is there in the Prime Minister's mind is difficult to read from a distance as this. But what I can make out from the way things have turned out so far is that one, the key question that the Prime Minister has to address is who does he entrust the most important portfolio, the finance ministry, with? Now that which of his colleagues? Now that Mr. Arun Jaitley has said that he will not be willing to take upon himself the responsibility of handling the finance portfolio, which is a heavy ministry. So therefore, and finance ministry is part of the Cabinet Committee of Securities. In a sense, there are 4 ministries. And if you look at the Ministry of Defense, the Ministry of External Affairs, Ministry of Home, and Ministry of Finance. Now, if you look at the names that have been made public, in a sense that people have accepted the invitation to attend this tea, you will see that the Home Minister, Mr. Rajnath Singh, is there. Minister of External Affairs, Sushma Swaraj, is there. Nirmala Sitharaman, who is the Defense Minister, is there. So therefore, the key question that is before us
is who will be the fourth minister, the cabinet CCS minister, which is Ministry of Finance. So one possibility is that what Rituji pointed out, that probably the BJP president is Front runner